बुक स्टार्ट करेंगे और इसमें जो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है क्या, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी इंडिया की इकोनॉमी किस स्तर पे रही थी उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम इसमें इस टॉपिक में लेने लेंगे। ठीक है, लेकिन इस बुक जो हम बुक पढ़ने वाले हैं इसमें जानकारी किस चीज़ की है, इसमें हमें नॉलेज मिलेगी। हम जो हमारी बुक है वाली, इसमें हमें नॉलेज मिलेगी कैसे कैसे हमारी इकोनॉमी पहले कैसे थी, मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट से पहले कैसे थी। ठीक है, फिर ब्रिटेन गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पूरी तरह डाउन हो गई 1947, मतलब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे। और जितने भी सेक्टर हुआ करते थे, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर ले लो, फॉरेन ट्रेड ले लो, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ले लो, मतलब जो जिसमें इंडिया का नाम हुआ करता था उन सबको पूरी तरह बर्बाद किया गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पूरी तरह से नॉलेज उसी चीज की लेने वाले हैं कि आखिर इंडिपेंडेंस टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमी किस स्तर पे रही थी और क्यों रही थी, अगर बेकार रही थी तो क्यों बेकार हुई। क्लियर। देखो, सबसे पहले तो इस चैप्टर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना, लेकिन एग्रीकल्चर पढ़ने से पहले मैं आपको छोटे मोटे टॉप पॉइंट्स बता देना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल क्या होता है? इट रेफर्स टू अ सिस्टम विद टू कंट्री अंडर विच वन कंट्री बिगन द रूलर। एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो कंट्री होती हैं, एक कंट्री रूलर होती है एंड अनदर बिन द कॉलोनी, और दूसरी कंट्री कॉलोनी होती है। मतलब जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया के ऊपर ब्रिटेन गवर्नमेंट का रूल चल रहा था, तो हमारी जो इंडिया है, हमारे भारत है, वो एक कॉलोनी कंट्री थी। मतलब जिस कंट्री के ऊपर रूल हो रहा है उस कंट्री को बोलेंगे हम कॉलोनी कंट्री, और जो कंट्री रूल कर रही है उसे हम रूरल कंट्री बोलेंगे। ठीक है, कॉलोनी एंड द रूलिंग कंट्री, फिर क्या है, फिर क्या लिखा है, एंड द रूलिंग कंट्री डिटरमाइन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कंट्री। और कंट्री में जितने भी पॉलिसीज होंगे, जितने भी रूल्स रेगुलेशन होंगे, वो सब कुछ को डिटरमाइन करेगा, रूलिंग कंट्री करेगी। समझ में? कॉलोनियल रूल एक सिस्टम है जिसके अंदर एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर रूल करती है, और सारे पॉलिसी, सारे कानून, सारे सब कुछ जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो सब कुछ वही डिटरमाइन करती है। इसका मतलब क्या कॉलोनियल रूल हमारे कंट्री में था? बिल्कुल था, 190 साल ऑफिशियली, 1757 से 1947 तक। ठीक है, इसमें ब्रिटेन गवर्नमेंट जो आज के टाइम पे इंग्लैंड है, ठीक है, ब्रिटेन गवर्नमेंट का राज चल रहा था हमारी कंट्री में, और वो राज जो था वो क्या था, कॉलोनियल रूल था। हमारी कंट्री कॉलोनी कंट्री थी और उनकी कंट्री रूलर कंट्री थी। क्लियर। चलिए, दूसरा पॉइंट, स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जिसकी ग्रोथ रेट या तो रुक चुकी है या तो धीरे धीरे बढ़ रही है। हाँ हाँ, इंडियन इकोनॉमी जब देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पे कुछ इसी तरह स्तर चल रहा था, या तो हमारी इकोनॉमी पूरी तरह रुक चुकी थी या तो धीरे धीरे बढ़ रही थी। इट रेफर्स टू द इकोनॉमी विच स्टक और एवरी स्लो एट इट्स सॉरी वेरी स्लो एट इट्स पाथ ऑफ डेवलपमेंट। मतलब हमारी जो इकोनॉमी थी, मतलब इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जो डेवलपमेंट के उस पे रास्ते पर या तो रुक चुकी है या तो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उसे बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। क्या इंडिया भी स्टैग्नेंट इकोनॉमी था? हाँ था। ठीक है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी पूरी तरह रुक चुका था या तो धीरे धीरे बढ़ रहा था। कब? इंडिपेंडेंस के टाइम पे। चलिए, अब बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स। क्या लिखा है? बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से पहले, जब 1757 से पहले की बात की जाए तो हमारी इकोनॉमी किस तरह रही थी? क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि 1947 में अगर हम देखें सभी सेक्टर को बर्बाद किया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बर्बाद किया, तो ब्रिटेन गवर्नमेंट से पहले किस तरह इकोनॉमी रही थी वो जानना बहुत जरूरी है। तो बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल से पहले, जिसे हम कहते हैं कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश रूल कॉलोनियल बात एक ही है। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, जिसे हम प्री कॉलोनियल पीरियड भी कहते हैं, प्री कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, तो प्री कॉलोनियल पीरियड मतलब ब्रिटिश रूल से पहले की हमारी इकोनॉमी किस तरह रही थी, अब वो जानना है। ठीक है, चलिए, तो पहली इकोनॉमी कैसी है? एग्रीग्रीन इकोनॉमी। मतलब हमारी इकोनॉमी ना एग्रीग्रीन इकोनॉमी रही थी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मोस्ट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन कहाँ पर इंगेज्ड है? एग्रीकल्चर में। हाँ, उस टाइम पे अराउंड 85% एम्प्लॉयमेंट का सोर्स क्या था? एग्रीकल्चर था। क्योंकि देश इतना इतना डेवलप नहीं था उस टाइम पे, वहाँ पर रिसोर्स के नाम पर सिर्फ खेती बाड़ी हुआ करती थी। आज भी हमारे देश को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम पे, अब तो धीरे धीरे कम होने लगी है। मतलब ऐसा नहीं है एम्प्लॉयमेंट का वो, मतलब प्रोडक्शन कम हो गई है, एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया है, प्रोडक्शन तो पहले से ज़्यादा हो रही है बल्कि आज के टाइम पे।
तो एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लिविंग। एम्प्लॉयमेंट का और जीने का जो जरिया था वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, ज़्यादातर अमाउंट एग्रीकल्चर था। तो अराउंड 85% ऑफ एम्प्लॉयमेंट कहाँ इंगेज थे, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर पे। इसीलिए उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी को क्या कहता था, क्या कहा जाता था, एग्रीग्रेन इकोनॉमी कहा जाता था। ये हम कब कब पढ़ रहे हैं, प्री कॉलोनियल पीरियड, मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट के रूल से पहले का पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम उसका नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए, उसके बाद है सेल्फ कंजप्शन, मतलब जो भी प्रोडक्शन होती थी, इसका मतलब क्या है, जो भी प्रोडक्शन होती थी उस टाइम पे वो किसके लिए होती थी, या तो सेल्फ कंजप्ट खुद के लिए, या तो अपने गांव के आर्टिशन विलेजर। मतलब देखो, या तो जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो आप किसके लिए कर रहे हो, अपने लिए, या फिर किसके लिए कर रहे हो, गांव के आर्टिशन के लिए। आर्टिशन वो होते हैं जो हाथों से कुछ ना कुछ हैंडीक्राफ्ट चीजें बनाते रहते हैं। अब भैया आप उनके लिए क्यों प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि आपको भी तो चाहिए ना, आपको तो सामान चाहिए। तो क्या, और आप तो, आपका बिजनेस किस चीज़ का है, खेती बाड़ी का। तो आप वो सामान उनको देकर क्या लोगे, उनसे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट लोगे। तो आपने जो प्रोडक्शन की है वो किसके लिए करी है, अपने लिए और उनके लिए। तो उस टाइम पे जो भी प्रोडक्शन होती थी वो ज़्यादातर सेल्फ कंजप्शन के लिए होती थी, और थोड़ा बहुत किसके लिए होती थी, विलेजन आर्टिशन के लिए होती थी, विलेज आर्टिशन के लिए होती थी। क्लियर। ये मैं फिर से बता देता हूँ, हम अभी प्री कॉलोनियल पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, और आज का जो मेन टॉपिक है वो है, बताऊंगा। देखिए, आप थंबनेल देख के आए होंगे, मेन टॉपिक क्या है बताऊंगा। फिर आता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हाँ भाई हाँ, हमारी इकोनॉमी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में फेमस थी। कब, रूल से पहले। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री मतलब इंडिया वाज आल्सो नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में, कॉटन के फील्ड में, सिल्क टेक्सटाइल के फील्ड में, मेटल के फील्ड में, प्रीसियस स्टोन वर्क, पत्थरों पे जो कारीगरी की होती थी उस चीज में हमारा इंडिया काफी फेमस हुआ करता था उस टाइम पे। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत फेमस था, ठीक है। कब, कब, ब्रिटेन गवर्नमेंट के रूल करने से पहले। क्लियर। और उसके बाद भाई हमारी कंट्री ना दूसरे कंट्री से, मतलब अपने नेबरिंग कंट्री मतलब जैसे चाइना हो गया, ठीक है, या फिर श्रीलंका हो गया। तो इन कंट्रियों से क्या करती थी वो, ट्रेडिंग भी करती थी, बिजनेस भी करती थी उस टाइम पे। तो ट्रेड विद नेबरिंग कंट्री एंड यूरोपियन कंट्री मतलब जैसे यूएसए वगैरह, ये सब यूरोपियन कंट्री होते हैं। तो उस टाइम पे भी बिजनेस चलता था, ट्रेड विद नेबरिंग कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज। हमारा हमारा देश कहीं ना कहीं उस टाइम पे बिजनेस कर रहा था, ठीक है। तो ट्रेड विद नेबरिंग कंट्री एंड यूरोपियन कंट्री, हम कर पढ़ रहे हैं प्री कॉलोनियल पीरियड के पहले, ठीक है। चलिए, अब फिर और भी है, प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी बोल लो, इंडिपेंडेंट बोल लो, सेल्फ रिलायंट बोल लो, बात एक ही है। इसका मतलब है कि हमारा देश अपने आत्मनिर्भर था, किसी कंट्री पे ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर, डिपेंडेंस था ही नहीं। क्योंकि हमारी वॉन्ट्स कम थी ना उस टाइम पे, भाई पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, बस धोती कुर्ता मिल जाए, खाने को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बस उसी में खुश रहते थे। तो हम ज़्यादातर, हमारी डिमांड नहीं होती थी, इसलिए हम किसी पे डिपेंड भी नहीं हुए। लेकिन बाद में धीरे धीरे हम डिपेंड होने लगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें बढ़ जाती हैं, ज़रूरत बढ़ जाती हैं। लेकिन उस टाइम पे तो हमारी कंट्री क्या थी, प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी थी, इंडिपेंडेंट थी, सेल्फ रिलायंट थी, किसी पे बहुत कम डिपेंड होना और अपने आप में खुश रहना, ठीक है। ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर आता है क्या, फिर होता है ब्रिटेन रूल। हमारी कंट्री में राज चला किसका, ब्रिटिश सरकार का। और उन्होंने पूरी तरह से हमारी इकोनॉमी को लूटा, हमारे देश को लूटा। जैसे कहते हैं ना, सोनी चिड़िया हमारा देश था। तो पूरी तरह लूट लिया गया। हर हर इंडस्ट्री में, चाहे वो मैं कहूँ एग्रीकल्चर में 85% लोग काम कर रहे हैं, उसको भी खराब कर दिया। हैंडीक्राफ्ट जो बिजनेस इंडस्ट्री था उसको भी खराब कर दिया। जो हम ट्रेडिंग करते थे बाहर से, उसको भी कहीं नहीं छोड़ा। तो हर चीज में उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, हर चीज में नुकसान पहुंचाया। तो हम एक एक करके सभी सेक्टर की बात करेंगे कि आखिर हर सेक्टर में क्या क्या नुकसान पहुंचा और किस वजह से पहुंचा। लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सिर्फ एग्रीकल्चर, ठीक है। वो सिर्फ क्या है, एग्रीकल्चर है। एक सेकेंड, आ गया। एग्रीकल्चर सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस टाइम पर, इंडिपेंडेंस 1947 के टाइम पे जब देश आजाद हुआ था, तो उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर किस स्तर पे था उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूं, अंडर कॉलोनियल ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल शुरुआत हुई, जब चला, तो वाज ओवरवेलमिंगली रूल्ड ऑन एग्रीकल्चर अराउंड 85%। उस टाइम पे 85% कंट्री का पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड था अपने जीने के लिए।
लिवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर, चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, टोटल 85% ऑफ पॉपुलेशन किस पे डिपेंड था, एग्रीकल्चर पे डिपेंड था। इतना बड़ा, इवन विद दिस लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर, इतना बड़ा प्रोपोर्शन, इतना बड़ा परसेंटेज एग्रीकल्चर का, वो पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, फिर भी द कंट्री वाज नॉट सफिशिएंट, सेल्फ सफिशिएंट। कंट्री के पास इतना सेल्फ सफिशिएंट फूड भी नहीं था कि वो खुद का कंजप्शन, खुद के कंजप्शन को पूरा कर सकें। एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, भाई इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल देना तो दूर की बात है, पहले खुद के सेल्फ कंजप्शन के लिए बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो उस टाइम पे इंडिया का इतना बड़ा परसेंटेज पॉपुलेशन का अगर इंगेज्ड है, काम कर रहा है एग्रीकल्चर पर, तब भी प्रोडक्शन इतनी नहीं हो पा रही है कि खुद के कंजप्शन को भी फुलफिल कर सके। इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल देना तो अलग बात है, फॉर एग्जाम्पल गेहूं भी एक इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है ना, बिस्किट फैक्ट्री के लिए, तो उनको देना तो अलग बहुत दूर की बात है, पहले अपने सेल्फ कंजप्शन को प्रोडक्शन कर लें। ठीक है। अच्छा भैया, एक क्वेश्चन आता है भैया, आज कैसे हो जाता है? आज कम लोग एम्प्लॉयमेंट कर, आज के टाइम पे उस टाइम से कम लोग जॉब कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, फिर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, क्यों? टेक्नोलॉजी बढ़ गई है यार, टेक्नोलॉजी, ठीक है, बहुत से अलग अलग चीज़ें आ चुकी हैं, बहुत बढ़िया, मतलब उस टाइम पे प्रोडक्शन इतनी होती नहीं थी, क्यों? लोगों को पता नहीं था कि प्रोडक्शन कैसे बढ़ानी है, बहुत कुछ अलग था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो वही है कि उस टाइम पे इतने बड़े पॉपुलेशन का इंगेज होने के बावजूद भी प्रोडक्शन में, फूड क्रॉप में प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है इतनी कि खुद के कंजप्शन को फुलफिल किया जा सके, रॉ मटेरियल देना तो बहुत दूर की बात है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मतलब इतना स्तर क्यों गिर गया कि लोगों का खाने तक के अनाज नहीं है? ऐसा क्यों? शुरुआत करते हैं, रीजन पढ़ते हैं। रीजन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब होता है, स्टैग्नेशन का मतलब होता है या तो एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है वो तो रुक चुका है, या तो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उसके पीछे रीजन ये है, पहला रीजन क्या है? लैंड रिवेन्यू सिस्टम। लैंड रिवेन्यू सिस्टम, इसमें क्या होता था कि जो जमींदार होता था ना, जमींदार, जमींदार मतलब जो जमीन का मालिक होता था, राजा मान लो, ठीक है, जमींदार वो होते हैं जो बहुत सारी जमीन उनके कंट्रोल में होती है, ऑनर होते हैं जमीनों के, ठीक है, और वो छोटे छोटे किसानों को अपनी जमीन किराए पर दे देते हैं, और उनसे बहुत बड़े अमाउंट पर रेंट ले लेते हैं, किस अमाउंट, किस चीज में? अनाज के फॉर्म में, जो भी उगा रहे हैं वो, तो उन उस रेंट के फॉर्म में वो उनसे सामान ले लेते हैं, और अपने पास रखकर कुछ अमाउंट अपने पास रखकर वो किसको देते हैं? किसको देते थे? सरकार, मतलब गवर्नमेंट को देते थे। देखो आपको पिक्चर दिख रहा होगा, ठीक है, ये जमींदार है, जमींदार ने किससे लिया? किसान से लिया, लगान के तौर पे, रेंट के तौर पर, और किसको दे दिया? कुछ अमाउंट अपने पास रख के इसको दे दिया। अगर मान लीजिए आप किसान होते और आपके प्रोडक्शन का सबसे बड़ा अमाउंट अगर जमींदार ले जाए, तो क्या आप इंकरेज होंगे अगले साल प्रोडक्शन करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए? नहीं होंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। इसी तरह प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगी। तो वही दिखाई, देखो, द जमींदार सिस्टम वाज वन ऑफ द लैंड सेटलमेंट सिस्टम, इसे लैंड सेटलमेंट भी, सेटलमेंट सिस्टम भी कहते हैं। इस सिस्टम के अंदर जमींदार वर द ऑनर ऑफ द लैंड, जमीन का ऑनर था वो उस टाइम पे, मतलब होता था, एंड यूज टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम कल्टीवेटर्स, और कल्टीवेटर मतलब किसानों से वो रेंट यूज कर लेता था। जमींदार को भी पे करना पड़ता था एक सर्टेन स्पेसिफिक अमाउंट, किसको? कॉलोनियल गवर्नमेंट को। तो जमींदार वर आल्सो रिक्वायर्ड टू पे अ सर्टेन स्पेसिफिक सम ऑफ रेवेन्यू टू द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिस्पाइट यूजिंग एग्रीकल्चर लैंड एज अ सोर्स ऑफ इनकम। अब देखो, इनकम का सोर्स तो हो रहा है, किसको हो रहा है? जमींदार को भी हो रहा है, और ब्रिटेन गवर्नमेंट को भी हो रहा है, दोनों को हो रहा है। अब ये नहीं इनको इनकम का सोर्स इनको मिल गई है, इनकम कमा रहे हैं, ये नहीं कुछ कर दें किसानों के लिए, नहीं, तब भी इन दोनों ने, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कॉलोनी गवर्नमेंट हो, चाहे वो जमींदार हो, इन्होंने कुछ भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ नहीं किया, एग्रीकल्चर कंडीशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो ये है पहला रीजन, एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट क्यों कम था, एग्रीकल्चर क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा था, ये है पहला रीजन। आइए दूसरा रीजन पढ़ते हैं। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है? देखो क्या लिखा है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मींस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, जो भी आपने क्रॉप की प्रोडक्शन करी है फॉर सेल, किसके लिए करी है? सेल के लिए। कहाँ पर? इन द मार्केट, रेदर देन फॉर सेल कंजप्शन को छोड़कर, मतलब अपने लिए कंजप्शन को छोड़कर आपने प्रोडक्शन किसके लिए करी है? सेल करने के लिए मार्केट में, उसे हम कहते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन भैया ये बताओ, हम तो पहले प्रोडक्शन अपने लिए करते थे ना, और आर्टिशियन विलेज करते थे ना। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, लेकिन बाद में ना ब्रिटेन गवर्नमेंट ने जबरदस्ती किसानों को पीट पाट कर जबरदस्ती ऐसे फूड
ऐसे क्रॉपिंग करवाना शुरू कर दिया जो कि मार्केट में बिक सकता था। अपने देश ले जाके वो वहाँ पे एज़ अ रॉ मटेरियल ले जाते थे और वहाँ पे फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करते थे। यहाँ से ले जाते थे। देखो क्या लिखा है, टू मेंटेन द कंटिन्यूड चीप सप्लाई। यहाँ से सप्लाई होती थी, वो भी सस्ती सप्लाई, किस चीज़ की? ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से। द कॉलोनियल गवर्नमेंट फोर्स, जो गवर्नमेंट होती थी उस टाइम पे, कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट, फोर्स करती थी इंडियन फार्मर को कि वो क्या उगाए? टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप उगाएं, जैसे इंडिगो मतलब नील खेती, टी, कॉफी, इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप। फूड क्रॉप छोड़कर आप क्या करो? कमर्शियल क्रॉप उगाओ। उनको जबरदस्ती उनको पीट पाट के ये सब उगाया जाता था। ठीक है, ये सब उनको फोर्सली उगाना शुरू करवा दिया। अब मुझे बताइए, अगर आप एक किसान हो और आपसे आपसे प्रोडक्ट खरीदा जाए और आपको पैसे दिए जाए उस बदले, तो आपको फायदा नहीं होगा? तो फिर फायदा होने के बावजूद मतलब अगर हो रहा है तो आप प्रोडक्शन इतनी कम क्यों है? आपको पैसा मिल तो रहा है पर बहुत कम मिल रहा है। इतना कम मिल रहा है कि आपके पास बचता ही नहीं है अगले साल के लिए। तो ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्शन तो कम होनी थी। ठीक है, देखो, दिस हैज नॉट बीन हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ फार्मर। इस ये जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था आज के टाइम पे तो बहुत चलता है, उस टाइम पे भी था, लेकिन ये नुकसान पहुंचा रहा था। क्यों? क्योंकि ये इम्प्रूविंग नहीं था फार्मर के लिए। क्यों? ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मिडल मैन बहुत ज़्यादा थे। अगर टॉप लेवल से अगर पैसा आ रहा है तो किसानों तक बहुत कम पैसा पहुंच रहा है। ठीक है, क्योंकि बीच के सारे बिचौलिए जो है वो पैसा मार रहे हैं, करप्शन हो रहा है बहुत बड़े लेवल पे, जिसकी वजह से फार्मर को हो रहा है नुकसान, और फार्मर को नुकसान हो रहा है तो वो प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे हैं अगले साल के लिए। तो ये भी एक रीजन है प्रोडक्शन कम होने का। क्लियर? थर्ड रीजन, लैक ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज काफी कम, रिसोर्सेज आपके पास कम है काफी। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? जो आपके पास जो चीजें हैं जिसे आप यूज करके प्रोडक्शन करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताऊँ, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो और आपके प्रोडक्शन का सबसे बड़ा अमाउंट अगर जमींदार ले जाए और आपके पास बहुत कम बचे, उस कम में या तो आप अपना अपना खुद का कंज्यूम कमीशन करोगे पूरे साल, या तो आप बचा लो किसके लिए? अगले साल के लिए। क्या करोगे? पहले तो आप कंज्यूम करोगे ना, पेट भी तो भरना बहुत जरूरी है। तो कलेक्शन करने के बाद भाई बचता नहीं अगले साल के लिए। तो वही तो है, बिकॉज द टेलर हैड पे ह्यूज अमाउंट ऑफ रेंट एज लगान। टेलर मतलब किराएदार, जो किराएदार था वो एक बहुत बड़ी अमाउंट पे करता था लगान के फॉर्म में, किसको? जमींदार को। दे वर नॉट लेफ्ट विथ एनी सरप्लस, जिसकी वजह से उनके पास कोई सरप्लस मतलब बचा कुचा कुछ नहीं बचता था to be able to provide for resources needed in agriculture in the forms of fertilizer or providing for irrigation facility। किस लिए बचाना है सरप्लस को? या तो फर्टिलाइजर खरीद लिया जाए, या तो पानी की फैसिलिटी, भी पानी देना बहुत जरूरी है ना, इरिगेशन फैसिलिटी। तो उस चीज के लिए कुछ पैसा कुछ सरप्लस बचता ही नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट पे तो लगान ही चली चली जाती थी। ठीक है, तो सरप्लस अगर नहीं बचेगा, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं बचेगा, तो आप क्या अगले साल के लिए प्रिपेयर हो पाओगे प्रोडक्शन के लिए? नहीं। तो ये भी एक रीजन है कि आपके पास रिसोर्सेज है पर कम है। दिस फर्दर लोअर द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जिससे क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी काफी कम हो गई। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है जितने रिसोर्सेज में प्रोडक्शन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, आपके पास खेत है, उस खेत पे जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए पर उतनी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी काफी कम है। क्यों? मतलब जिस खेत पे जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है जितने हेक्टेयर जितनी जमीन है आपके पास, उसमें जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए उतनी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो क्या बोलेंगे उसको? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी काफी कम है। क्यों कम है? जिस खेत पे जितना प्रोडक्शन होना चाहिए वो प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पा रही है? एक तो पहले रीजन पढ़ लिया कि रिसोर्सेज कम है हमारे पास। दूसरा रीजन क्या है? इसके अंदर पढ़ेंगे, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। लो लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, पानी देने की फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर है तो उसको यूज करना नहीं आता, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रोडक्टिविटी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही, रिजल्ट इन लो प्रोडक्टिविटी। क्लियर? हाई डिपेंडेंसी ऑन मानसून। उस टाइम पे किसान किस पे डिपेंड है? पूरी तरह से मानसून पे डिपेंड है, क्योंकि फैसिलिटी तो है नहीं उसकी इरिगेशन फैसिलिटी, पानी की फैसिलिटी तो है नहीं, तो किस पे डिपेंड होंगे? मानसून पे डिपेंड होंगे। और जो टेक्नोलॉजी है उसको इंट्रोड्यूस कराना गरीबों के सामने, किसानों के सामने, वो भी काफी डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना किसानों के आगे वो काफी डिफिकल्टीज था। वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, विच कॉज फॉर लो लेवल ऑफ, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी काफी कम होती थी। चार रीजन है मेन मेन।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इंडस्ट्री के नाम पे हमारे पास क्या था, इंडस्ट्री के नाम पे हमारे पास सिर्फ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, तो उसमें क्या हुआ, उसे कैसे बर्बाद किया गया, ये सब धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय।